तो हेलो, मैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो पहुंच गए हम लोग फिजिक्स के एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपकी रात की नींद और दिन का चैन उड़ा देंगे। बट घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, फिजिक्स वाकई क्या है, फिजिक्स की ब्यूटी क्या है, आपको समझ में आएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा कि हम फॉर्मूला को इंटरचेंज कैसे करते हैं, कैसे एक फॉर्मूला को दूसरे फॉर्मूले से लिंक करते हैं। इस चैप्टर में जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सब के सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाए जाएंगे। और साथ ही साथ एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से रिलेटेड भी हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, मतलब एक चेकलिस्ट देख लेते हैं। अब बेसिकली इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही है चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 7th 8 में पढ़ा होगा, 9th में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। देखिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिकल चार्ज क्या होता है, डायनेमिकल चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में भी कुछ हम समझेंगे इसमें। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो कि चार्ज से डिराइव होकर आएगा। फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल क्या होता है। फिर हम समझेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या है, इसमें बहुत सारे सिंबल्स जो हैं ये हम सीखेंगे, जिसका यूज क्या क्या है। और साथ ही साथ ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस इफेक्टिंग फैक्टर, रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, खासकर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ओम्स लॉ से, हीटिंग इफेक्ट से, पावर से। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बन के आएंगे। बट कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और धीरे धीरे इस चीज को समझते हैं। देखो, करना कुछ नहीं है, आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, आपको बस गौर से सुनना है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, गौर से सुनिए। जो टॉपिक आपको लगे कंफ्यूजिंग, उसको बार बार देखने और समझने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरा सोल्यूशन दूंगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इस टॉपिक के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है हमारा। और इसमें सबसे पहला टॉपिक है चार्ज। हम चार्ज के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को धीरे धीरे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए समझते हैं ये चार्ज होता क्या है। देखो, ये चार्ज जो है बेसिकली इस चैप्टर का बैकबोन है। और इस चार्ज को आप ढंग से समझ गए ना, तो इस चैप्टर का समझो कि आप 40% टॉपिक समझ गए। अब देखिए, चार्ज एक्चुअली है क्या। तो बेसिकली चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। देखो, जब कभी भी आप फिजिक्स में या साइंस में ये वर्ड सुनो, फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक मतलब होता है कि फिजिकल क्वांटिटी रिलेटिव होते हैं। मतलब उनका रिलेशन किसी दूसरे क्वांटिटी के साथ हो सकता है। जैसे आप बोलते हैं स्पीड, स्पीड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इसका रिलेशन किससे है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, फॉर्मूला है इसका। तो डिस्टेंस और टाइम से इसका रिलेशन है। तो फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज हैं सब फिजिकल क्वांटिटीज है। अब कुछ इसमें फंडामेंटल हैं, जो आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हो। इसके अलावा आप डिराइव क्वांटिटीज पढ़ते हो, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने इसलिए कहा कि एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की खासियत ये भी होती है कि आप इसे मेजर कर सकते हो। और साथ ही साथ बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट नहीं होता, अदरवाइज हर एक फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट होता है। कुछ एक हम एक्सेप्शन या केस छोड़ दें जहां पर फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपने कहा रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ भी इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। लेकिन 90 या 95% मामलों में फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट होता है। दूसरा, फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है कोरिलेटिव होती है, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन होता है। तो रिलेशन कहने का मतलब क्या है कि उनका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, या तो ये स्केलर हो सकती है, या तो वेक्टर हो सकती है, अदरवाइज टेंसर हो सकती है। तो चार्ज क्या है, तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है, मींस इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। अब समझते हैं इसमें कुछ आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं हम लोग। अब देखो, ये जो चार्ज होता है बेसिकली ये किसी मैटर की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि आप इसे ऐसे समझो, जैसे आपने कहा कि मेरे पास एक ब्लैक पेन है। तो ब्लैक पेन में ब्लैक क्या है, उस पेन की प्रॉपर्टी है, कलर है उसका। ठीक उसी तरीके से जैसे कि किसी मैटर की प्रॉपर्टी उसका मास हो सकता है, उसका वॉल्यूम हो सकता है, उसकी डेंसिटी हो सकती है, उसी तरीके से चार्ज जो है किसी एक मैटर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। और साथ ही साथ चार्ज जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम इसमें समझेंगे कि आगे हमें इसमें एक टॉपिक और समझना है कि आपको अक्सर सुनने में मिलता होगा कि चार्ज क्या है,
तो पॉजिटिव है, निगेटिव है, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिकल है, इलेक्ट्रोडायनामिकल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज निगेटिव या पॉजिटिव क्या होता है। तो बेसिकली चार्ज को जो हम कंसोल करते हैं ना, वो हम चार्ज पार्टिकल के थ्रू करते हैं। अब आपने किसी एटम में बेसिकली 3 पार्टिकल के नाम जरूर सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है बेसिकली वो। बट मैं आपको एक चीज समझाऊं, यहाँ पर एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है जो लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, और एक छोटा सा कंसेप्ट है। एक्चुअली जब आप कहते हो ना कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन निगेटिव नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के पास टेंडेंसी होती है निगेटिव चार्ज को एक्यूपाई करने की। ठीक उसी तरह से प्रोटॉन पॉजिटिव नहीं होता, प्रोटॉन के पास टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज को एक्यूपाई करने की। आप ऐसा नहीं कहोगे कि इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, ऐसा आप नहीं कहोगे। हाँ, आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन हैविंग द टेंडेंसी टू एक्यूपाई नेगेटिव चार्ज, एज वेल प्रोटॉन हैविंग द टेंडेंसी टू एक्यूपाई पॉजिटिव चार्ज। इसलिए अक्सर हम जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लिखते हैं ना, तो उसके ऊपर, उसके हेड पर माइनस या प्लस का साइन लगाते हैं, उसके आगे या पीछे नहीं लगाते। तो मोस्ट प्रोबेबली आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे कि बेसिकली चार्ज निगेटिव या पॉजिटिव कब होता है। अब देखो, कोई भी बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन कर रहा है, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। यदि आप बहुत ज्यादा निगेटिविटी को अटेन करेंगे या गेन करेंगे, तो आप भी निगेटिव हो जाओगे, और यदि आप बहुत ज्यादा निगेटिविटी को लूज करोगे, तो आप पॉजिटिव हो जाओगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसलिए हमने कहा कि यदि कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, और यदि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में, कैटायन एंड आयन आपको बढ़िया समझाया गया होगा। अब समझते हैं कि चार्ज जो होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। अब कूलम भैया एक साइंटिस्ट है। पहले क्या चलता था भैया कि कोई भी साइंटिस्ट है, वो अपने नाम को हमेशा आगे चलता रहे, उनका नाम हर लोग उसे याद रखें। तो क्या करते थे, कुछ भी इन्वेंशन करते थे ना, तो अपने नाम के साथ जो है एक एक्सपेरिमेंट करते थे। वो करते क्या थे कि कोई भी यूनिट या फिजिकल क्वांटिटी को जब वो डिराइव करते थे ना, तो उनका ऐसा यूनिट में अपना ही नाम रख देते थे। अब देखो, जैसे न्यूटन बाबा हैं हमारे। अब न्यूटन बाबा ने क्या किया, फोर्स के बारे में बताया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिया, तो उन्होंने फोर्स का यूनिट क्या रख दिया, न्यूटन। उस तरह से एक और बाबा जी थे, उनका नाम था पास्कल। उन्होंने प्रेशर के बारे में बताया और नाम रख दिया, उनको ऐसा यूनिट कर दिया उसने, पास्कल। ऐसे ही बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको इन्वेंट किया गया, और साइंटिस्ट ने अपने नाम के सरनेम या अपने नाम से ही उसके यूनिट को रख दिया। तो कूलम जो है वो चार्ज का हमारा SI यूनिट है। अब देखिए, चार्ज, लाइक चार्ज या अनलाइक चार्ज जो होते हैं बेटे, इसमें आपको समझना ये है कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और लाइक चार्ज जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दो निगेटिवली चार्ज यदि एक जगह आ गए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो पॉजिटिवली चार्ज एक जगह आ गए तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा था मैग्नेट के बारे में, यदि नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाया जाए ना, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। साउथ पोल के पास लाया जाए तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। बट वहीं नॉर्थ और साउथ पोल को एक जगह ले आया जाए तो अट्रैक्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप अच्छे से जानते भी होंगे, क्योंकि आप 10th क्लास में अट्रैक्शन रिपल्सन बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए, इस टॉपिक में उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन आगे समझते हैं। अब देखो, चार्ज को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिकल चार्ज, एक इलेक्ट्रोडायनामिकल चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिकल चार्ज बेसिकली हम कहते हैं चार्ज एट रेस्ट, मतलब हाँ जी, स्टेशनरी पोजीशन पर रुका हुआ है। और इलेक्ट्रोडायनामिकल चार्ज ये होता है चार्ज एट मोशन या चार्ज इन मोशन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिकल चार्ज, इसमें आप निगेटिव पॉजिटिव बोल सकते हो। इलेक्ट्रोडायनामिकल चार्ज में आप बेसिकली चार्ज के थ्रू एक फोर्स फील करोगे उसके इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में। अब समझते हैं कि चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। जैसे चार्ज जो होता है कंजर्व होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि टोटल चार्ज जो होता है ना, हमेशा किसी आइसोलेटेड सिस्टम में वो फिक्स होता है, कंजर्व्ड होता है। मतलब आपने पढ़ा होगा कि फिजिक्स में कभी भी एक वर्ड, ये जो वर्ड आता है ना कंजर्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कि आ जाए कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो समझो भैया वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यदि हम ये कहें कि चार्ज जो है कंजर्वेटिव होता है या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आत्मा अमर, भाई गीता में आपने सुना ही होगा, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक ना चैनम क्लेद्यंते आपो ना स्वसति मारुता। अब भैया आत्मा अमर है भाई आत्मा जो है भैया, पढ़ा होगा आपने, इस रिलीजियस टेक्स्ट में पढ़ा होगा कि भैया ना तो आत्मा जन्म लेती है, ना तो आत्मा मर सकती है, XYZ। उसी तरीके से चार्ज जो भैया, ना तो इसको आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये हमेशा यूनिवर्स में फिक्स ही होता है। अब हम आगे समझेंगे कि चार्ज के पास ट्रांसफर एबिलिटी होता है। मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है।
वाया डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसके बाद होता है बेटा चार्ज जो होता है इनवेरियंस होता है। अब ये इनवेरियंस क्या है? इनवेरियंस का मतलब ये है कि जो चार्ज किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास होगा रेस्ट पोजीशन में, उतना ही चार्ज उस इलेक्ट्रॉन के पास होगा जब वो एक मैक्सिमम स्पीड पर या किसी भी स्पीड पर या वेलोसिटी पर मूव करेगा। मतलब ये चार्ज को आप काउंट कर रहे हो, समझो कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना चार्ज है भैया, तो -1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास। तो मान लो इलेक्ट्रॉन रेस्ट कर रहा है, तब भी उसके पास इतना ही चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बहुत फास्टली चल रहा है, तब भी उसके पास इतना ही चार्ज है। तो इनवेरियंस का मतलब यही होता है कि भैया चार्ज चेंज नहीं होगा उसकी स्पीड बढ़ने पर या घटने पर या रेस्ट में रहने पर। अब है एडिटिविटी, चार्ज को आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, आप इन तीनों को ऐड कर सकते हो। 2 + 3 + 4, 2 + 3 हो गया 5, 5 + 4 हो गया 9। तो ये है एडिटिविटी। अब एक टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटा मीन्स पैकेट। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब चार्ज को आप स्मॉल पैकेट के फॉर्म में रख सकते हैं और स्मॉल पैकेट के फॉर्म में रखकर एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। और चार्ज जो बेसिकली होता है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = Ne। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज होता है उसको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज। अब समझिए इसमें कि क्वांटाइजेशन में होता क्या है कि बेसिकली हम इसको एक इंटीग्रल मल्टीपल भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। अभी होता क्या है बेसिकली, अब देखो एक्चुअली क्या है कि जब हम किसी चीज को ऐड ऑन कर रहे होते हैं, ठीक है, हम किसी माइक्रोस्कोपी लेवल पे हम काम कर रहे हैं, छोटे छोटे चीजों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में छोटे छोटे चीज मिलकर ही एक बड़ी चीज को बना सकते हैं। तो यही हमारा होता है क्वांटाइजेशन। अब ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी आपको आगे काम भी आएगा। अब देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम का, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जैसे कि 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻6 कूलम। ये इंटर कन्वर्जन है यूनिट्स का, हमने एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया है। मिली और माइक्रो के बारे में आप तो जानते ही होंगे। जिस तरह से आप चार्ज में पढ़ रहे हो उसी तरह से आप वोल्टेज में भी पढ़ोगे मिली और माइक्रो, और उसी तरह से आप पढ़ोगे मिली एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर अभी पढ़ने वाले हैं इसके बाद। तो आई होप कि आपको चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे इस चार्ज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछता है, तो बेसिकली आपसे पूछेगा कि व्हाट इज 1 कूलम चार्ज, इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, इस पर एक न्यूमेरिकल दे सकता है। अब ये न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन में भी है, तो अभी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक ये जो आपके वैल्यूज है इस वैल्यूज को आप याद रखिए। अब देखते हैं आगे। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है, फॉर्मूला वही लगेगा Q = Ne। अब देखो Q क्या है बेसिकली, तो Q मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, कैपिटल Q या स्मॉल q से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। N है बेटा आपका नेचुरल नंबर और E है इलेक्ट्रॉन। चलिए उस फॉर्मूला को ध्यान में रख के इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो आपने मुझे भी बताया था सर 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास। ओके, और यहां पर Q = Ne का ही फॉर्मूला लगा है। अब आपसे पूछता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो यहाँ लिखा 1.6 × 10⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। बस हो गया, सॉल्व करते हैं, वेरी इजी। अब देखो 10⁻19 ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटे, पता ही होगा आप लोग को, नेगेटिव कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव पावर, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में आता है बेटा। एक डेसिमल को हमने यहाँ से लीव आउट किया तो ऊपर आएगा 10, हमारे पास आया 10/16 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन की यहाँ कोई भी गुंजाइश नहीं है। कट करते हैं, सॉल्व करते हैं।
कितना आएगा बेटा? देखो आप इसे कट करोगे, 2 5 10, 2 8 16, 5/8 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। अब थोड़ा सा और स्टेप इंक्रीज करते हैं। अब देखो साइंटिफिक फॉर्म में क्या है कि हम डेसिमल को एक डिजिट आगे ले जाते हैं। जैसे ही आप डेसिमल को एक डिजिट आगे ले जाओगे 6.25 इंटू एक डिजिट आगे ले जाए तो जो हमारा पावर है वो डिक्रीज हो जाता है 1 से। तो हमारे एक कूलम्ब चार्ज के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। या यूं कहें कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलम्ब को जनरेट करते हैं, ठीक है। या एक कूलम्ब को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। चलिए अब कंसेप्ट में आगे तरफ बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आएगा करंट या इलेक्ट्रिक करंट, समझते हैं इसे। चलिए बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। देखिए बहुत बार हम लोग ना इलेक्ट्रिक करंट को करंट से कंपेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट और करंट दोनों में डिफरेंस है। करंट का मतलब होता है किसी भी चीज का फ्लो, ठीक है, किसी भी चीज का किसी भी डायरेक्शन में फ्लो। जैसे हम कहते हैं वाटर करंट, ठीक है, हॉट वाटर करंट, ठीक है, कोल्ड वाटर स्ट्रीम या करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? चार्ज का फ्लो। तो जब कभी भी आप इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट या करंट वर्ड सुने तो तुरंत समझ जाए कि चार्ज का फ्लो हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको है? तो मान लो कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? तो चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं, पुश कर रहे हैं। चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो हो रहा है और ऐसा करने में उसे कुछ टाइम लगा, टी टाइम लगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि उस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है या इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो हमने डेफिनेशन बनाया, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इंटरवल। मतलब यदि कोई भी चार्ज किसी कंडक्टर से क्रॉस करता है टी टाइम में या किसी कंडक्टर से क्रॉस करता है एक सर्टेन टाइम में, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली चार्ज का फ्लो होता है किसी कंडक्टर से एक गिवन टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखो रेट वर्ड जब कभी भी आए तुरंत समझ जाओ कि वहां पर टाइम का कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। टाइम से डिवीजन हो सकता है या टाइम का कोई रिलेशनशिप है। तो हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और टाइम टी से, तो पता ही है। अभी आपने पिछले टॉपिक को समझते वक्त पढ़ा था कि आई इज इक्वल टू जो है इस फॉर्मूला में आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। तो पिछले टॉपिक को दिए कंसोल करें तो हमें पता था कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी की जगह जो क्यू है, क्यू की जगह हम रख सकते हैं एन ई। हमने पढ़ा है क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसे तो आपने पढ़ा था। अब यहां पर हमारा टॉपिक क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखो क्यू बाई टी की जगह हमने क्यू की जगह पुट किया एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, अपॉन टाइम। तो हमारे पास करंट का या इलेक्ट्रिक करंट का एक और फॉर्मूला बन गया क्यू बाई टी के अलावा एन ई अपॉन टी। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ये भी एक साइंटिस्ट के नाम से ही रखा गया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर करंट क्या है, तो बेसिकली 1 एम्पियर करंट का मतलब होता है किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज का पास होना यूनिट टाइम में या 1 सेकेंड में, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं कि यदि कोई भी कंडक्टर जिससे कि 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में, तो उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर। वैसे तो ये बच्चों वाला डेफिनेशन है, आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशन चलेगा, बट इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होता है। चलिए अब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, इसको हम 1 कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 कूलम पर सेकेंड का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर से, आप ये बात ध्यान रखिए कि किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में, ठीक है, पास ऑन हो रहा है, तो हमने कहा इसे 1 एम्पियर या 1 कूलम पर सेकेंड को ही हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। अब करंट क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये वेक्टर की तरह लगता जरूर है बट ये स्केलर क्वांटिटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। देखो ये थोड़ा सा
हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, बट फिर भी हम इस चीज को समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट में आप ये समझो कि किसी भी सर्किट में जब आप एक सर्किट ड्रॉ करते हो तो कोई भी सेल है, तो सेल में जो इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज का फ्लो होता है ना, वो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। बट करंट का फ्लो उसके जस्ट अपोजिट, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो करंट, तो इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज पार्टिकल। मींस करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल जो होता है बेटे, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को भी रिप्रेजेंट करता है। यहां ये मत समझना कि प्लस का मतलब प्रोटॉन हो गया और माइनस का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन हो गया। सेल में प्लस और माइनस का मतलब जो होता है बेटे, वो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल से होता है। अब ये पोटेंशियल क्या है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब कुछ टॉपिक हम समझ लेते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनबी, मैंने पहले भी कहा था कि एनबी का मतलब होता है नहीं भूलें, याद रखें, ठीक है, मेरा एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। एनबी मीन्स नहीं भूलें। क्या नहीं भूलना? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमारा फॉर्मूला है। हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू एन ई। तो यदि हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा आपको Q इज इक्वल टू आई टी, और Q की वैल्यू होती है एन ई, ये तो आपको पता ही हुआ। तो एन ई इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ पर आप एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप करंट और टाइम को भी इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। अब एक टॉपिक पकड़ में आता है हमारे पास, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? तो कंडक्टर बेसिकली वो मटेरियल होते हैं जो करंट को खुद से पास ऑन होने देते हैं, अलाउ करते हैं करंट को खुद से पास होने के लिए, या पास होने देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये स्केल है, एक समझ सकते हैं कि कंडक्टर बिहेव कर रहा है, ठीक है। मान लो कि ये एल्युमिनियम से बना हुआ है, मान लेते हैं। तो एल्युमिनियम एक कंडक्टर है, ठीक है, जिससे कि करंट पास हो सकता है, या करंट एल्युमिनियम थ्रू पास होता है। मीन्स एल्युमिनियम करंट को पास ऑन होने दे रहा है। अब बहुत सारे कंडक्टर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस होता है उनमें, ठीक है, उनका अपना मेटालिक बिहेवियर होता है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम समझेंगे। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर होता है हमारा अपना बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मीन्स जो करंट को फ्लो नहीं करने देता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक या रबर या एबोनाइट या कागज, इसे आप कह सकते हैं। ये इंसुलेटर के डेफिनेशन है। अब आते हैं बेटे, कंडक्टर इंसुलेटर आप समझ गए और इसके एग्जाम्पल्स भी समझ गए। तो जितने भी बेसिकली मेटल्स होते हैं वो बेसिकली कंडक्टर ही होते हैं। हर मेटल की अपनी अपनी कंडक्टिविटी होती है, अपनी रेजिस्टेंस होता है, उनमें उनकी रेजिस्टिविटी होती है। ये भी आपको टॉपिक समझाया जाएगा। और जैसे मैंने दिखाया कि ये प्लास्टिक वगैरह या पीस ऑफ पेपर वगैरह, प्लास्टिक या पीस ऑफ पेपर या रबर, ठीक है, ये सब जो होते हैं इंसुलेटर के एग्जाम्पल होते हैं। आइए, जैसे कि मैंने आपको चार्ज में पढ़ाया था 1 मिली कुलम, याद होगा आपको, 1 माइक्रोकुलम। उस तरीके से यहाँ है 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अब करंट जो होता है बेटे, ये एसी और डीसी दोनों हो सकता है। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, ये भी बताएंगे आपको, और डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि आपके घर में जो लाइट आ रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो अल्टरनेटिंग करंट है। और आपके घर में जो इन्वर्टर है या बैटरी है, सेल है, उससे जो करंट आती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। अब यहां पर एक बात हमेशा याद रखिए बेटे, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें करंट जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें करंट फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है ये भी आपको हम पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, तो इसको आप ढंग से पढ़ेंगे। फिर करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट, ये सब आपको तो पढ़ना ही है। हीटिंग इफेक्ट इसी चैप्टर में पढ़ोगे। केमिकल इफेक्ट तो आप पिछली क्लास में 6, 7, 8 में पढ़ के ही आए होंगे। और साथ ही साथ आपके करंट का जो इफेक्ट है, जैसे हमने कहा मैग्नेटिक इफेक्ट, ये तो अगले चैप्टर का नाम ही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चीज को हम समझेंगे। आइए, कन्वेंशनल डायरेक्शन मैंने आपको समझा ही दिया। तो अब अगला टॉपिक हमारा बन के आएगा, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, और अगला टॉपिक आएगा पोटेंशियल, वो भी हम समझेंगे। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक न्यूमेरिकल है, बट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल समझने से पहले कुछ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। बेसिकली 2 ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और I इज इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, और चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। उसी का फॉर्मूला है, उसी को हम बोलते हैं करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। वही 2 फॉर्मूला। अब हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया? Q इज इक्वल टू आई टी। क्यू आई टी समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू की जगह हमने एन ई रखा, इज इक्वल टू आई टी। बस इधर आपको शिफ्ट करना है डेटा को। I इज इक्वल टू
NE/T और N इज इक्वल टू IT अपॉन में E। यहाँ पर T का मतलब टाइम है, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, Q का मतलब चार्ज है, NE का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अपने न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल है क्या? पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? कह रहा है करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट। ओके, देखो न्यूमेरिकल बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है कि सीबीएसई में या दूसरे बोर्ड में न्यूमेरिकल बनाते वक्त ध्यान ये रखा जाता है कि स्टेप मार्क्स में मिलते हैं। अब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सोल्यूशन है पहले क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। क्या हमारे पास गिवन क्या है? गिवन दे रखा है करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर। ओके, आई की वैल्यू दे रखी है 150 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर मैंने बताया था आपको 10⁻³ एम्पियर होता है। तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ एम्पियर। देखो हमें हमेशा यूनिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रख के चलना चाहिए, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब क्या कहता है हमारे पास? दूसरा क्या टाइम दे रखा है? टाइम दे रखा है 2 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 2 मिनट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 120 सेकेंड्स हो गए। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम। सर 1 सेकेंड, बस सर 1 मिनट। लास्ट टाइम में जब कॉपी छीनने वाली होती है तो उस टाइम ये बहुत मायने रखता है टाइम। कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मतलब आपको Q की वैल्यू निकालनी। चार्ज मतलब Q की वैल्यू निकालनी। मतलब क्या फाइंड करना है? Q। देखो चार्ज को कैपिटल Q स्मॉल q किसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ? ठीक है, मुझे तो समझ में आ गया मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या लगाना है? आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? देखो फाइंड क्या करना है? Q फाइंड करना है। हमारे पास गिवन क्या है? I और T गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू IT। चलिए इस फॉर्मूले से ट्रिगर करते हैं, निकालते हैं। Q इज इक्वल टू IT। I की वैल्यू 150 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ टाइम दे रखा है 120 सेकेंड। बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। कितना होगा बेटा? इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज कितनी आएंगी? चलिए देखते हैं। तो वैल्यू आई 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180। 1 2 2 0 लगा दिया इनटू 10⁻³ अब सिंपली आप ये समझो 10⁻³ नीचे लाएंगे +3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इनटू 10⁻³ यहाँ पर लिखा हुआ है 18,000, तो हमने 18 इंटू 10⁻³ कर दिया। ये 10⁻³ का मतलब 1000 है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई है। 18 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर एड ऑन होते हैं, तो 10⁻³ प्लस -3 वैल्यू कितनी हो गई? 18 इंटू 10⁻0। किसी चीज की पावर 0 होगी, वैल्यू हो जाएगी उसकी 1। 18 इंटू 1 आ गया 18 आपका कूलम। तो Q की वैल्यू आ गई 18 कूलम। अब यहां हमने क्या किया था? प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 को माइनस किया, 0 हो गया। 10⁻0 का मतलब ही होता है 1। हमने वैल्यू पुट किया यहाँ पे 1। 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया हमारा आंसर 18 कूलम। कितना सिंपल था न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अब देखो यहाँ मार्क कहाँ मिलेगा आपको? मार्क्स कहाँ मिलते हैं? गिवन लिखने पर मार्क्स मिलेंगे, दूसरा फॉर्मूला लिखने पर मार्क्स मिलेगा, तीसरा सॉल्व करने पर मार्क्स मिल जाएगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हमारा दूसरा न्यूमेरिकल क्या है? चलिए दूसरे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। तो हमारा दूसरे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम लोग। क्या है दूसरे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन? दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है? तो कह रहा है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 10 एम्पियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट पर सेकेंड। बहुत आसान। सबसे पहले क्या लिखना है हमें? हमारे पास क्या गिवन डेटा क्या है? तो गिवन लिख देंगे भैया। हमारे पास गिवन डेटा है, आई की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है भैया? 10 एम्पियर। लिख दिया हमने 10 एम्पियर, बहुत अच्छे। अब क्या कर रहा है? पासिंग थ्रू इट पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब समझने वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है?
तो हमें पता बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना हमारा एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज, ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, फटाफट निकाल लेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला, Ne = IT, I = NE/T, और लास्ट में हमारा फॉर्मूला आ गया N = IT/E। तो फॉर्मूला लग के आएगा N = IT/E। I की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। कुछ याद आ रहा है कि इससे पहले जो एक न्यूमेरिकल बनाया था मैंने चार्ज के कंसेप्ट में, वो यहाँ से शायद मिलता जुलता लग रहा है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता है, हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। भैया N = आ जाएगा, एक डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 इंटू, इसको ऊपर लेंगे 10⁻19 पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन 16। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे आएगा 6.25 × 10⁻19, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको सॉल्व करके आप देख लो। देखो याद करो, हमने चार्ज वाले कंसेप्ट में जब इसे सॉल्व किया था तो यहाँ पर 10 था, 10/16, तो उस टाइम आया था 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम कितना इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता है। अब यहाँ पर हमारे पास है 100/16 10⁻19, वैल्यू आई 6.25 × 10⁻19, तो ये हमारी n की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और ये दो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बस अब करना कुछ नहीं है, गिवन लिखो, गिवन तो हर जगह लिखो यार, उसमें तो नंबर मिलने ही मिलने हैं, कुछ नहीं मिलेगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिले। और उसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो, कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, वो आपको गिवन से ही पता चल जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इसके बाद आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। देखो बच्चों के दिमाग में ये कंसेप्ट रहता है, आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन भी रहता है कि यार कैसे सॉल्व करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो क्वेश्चन छोड़ने का तो कोई तुक ही नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग तो पेपर में होता नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कुछ तो लिखो, आपको कुछ मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मार्क हमें अटेन करना आना चाहिए, और जब आप कुछ ट्राई करोगे तो आप कुछ नया सीखोगे ही, ठीक है। फॉर्मूला आपको लगाने भी आएगा। ऐसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसमें बच्चे समझ ही नहीं पाते कि फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। तो मैथ्स के भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल इन दो क्वेश्चन को मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है।